हमारे मनभावना क्लासेस उत्तर प्रदेश यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप मेरे साथ आज हैं भूगोल की द्वितीय क्लास में। हमारा सब्जेक्ट चल रहा है भूगोल और ये सेकंड लेक्चर है। दोस्तों, हमने बात करी थी ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। दोस्तों, कुछ मैसेज आया है कि अपनी भाषा में बात की जाए, तो हम उसी को ध्यान में रखते हुए आज से अपनी भाषा में आगे बढ़ाते हैं अपनी क्लास को। तो दोस्तों, हमने बात करी थी भूगोल में ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। तो हमने यहाँ पर क्या क्या बात कर ली थी। सबसे पहले हमने बात की थी कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है, इसके दो सिद्धांत हैं। एक तो इसका पारंपरिक सिद्धांत है, यानी परंपरागत सिद्धांत है। दूसरा इसका आधुनिक सिद्धांत है। परंपरागत सिद्धांत में हमने कहा पढ़ी दोस्तों, तो हमने पढ़ो कि इसमें दो प्रकार के सिद्धांत पढ़े। एक तो भू केंद्रित सिद्धांत पढ़ो है, दूसरा सूर्य केंद्रित सिद्धांत पढ़ो है। भू केंद्रित सिद्धांत में कहा पढ़ो दोस्तों, तो टालमी नाम के एक यूनानी व्यक्ति थे। उन्होंने कहा बताओ कि जो पृथ्वी है वो केंद्र में है और उसके चारों ओर सभी लोग चक्कर लगा रहे हैं, जितने भी ग्रह वगैरह हैं सब चक्कर लगा रहे हैं। वो बताओ है टालमी ने। कापरनिकस आए। कापरनिकस ने क्या बताओ दोस्तों, कापरनिकस ने बताओ है कि सूर्य केंद्रित की परिकल्पना दी। यानी इन्होंने कहा है कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है, केंद्र में है सूर्य। सूर्य के सब लोग लगाते हैं चक्कर। ये बात किसने कही दोस्तों, कापरनिकस ने कही। कापरनिकस दोस्तों कहाँ के थे, ये पोलैंड के निवासी थे। और लगभग ये घटना कब की, 1540-43 के आसपास की घटना है। उसके बाद दोस्तों 1609 के आसपास गैलीलियो नाम के व्यक्ति आते हैं। इन्होंने बनवाई थी दूरबीन। तो इन्होंने भी इनकी जो कापरनिकस थे इनकी मान्यता को बढ़ोतरी दे दी। इनकी मान्यता थोड़ा और अच्छो कर दो कि हाँ ये बात तो सही है भाई। उसके बाद भाई साहब आते हैं एक ब्रिटेन के व्यक्ति 1805 के आसपास, हर्शल नाम के व्यक्ति। इन्होंने भी कहा, कहो दोस्तों, अगर बात करें कि इनका क्या कहना था, तो इनका कहना था दोस्तों कि जो हमारा सौरमंडल है, यानी हमारा जो ब्रह्मांड है, वो केवल सौरमंडल तक ही ना सीमित है। सौरमंडल से आगे भी दुनिया है दोस्तों। सौरमंडल तक हमारा ब्रह्मांड सीमित ना है, सौरमंडल से आगे भी बहुत दुनिया है। और सौरमंडल तो हमारे ब्रह्मांड को एक अंश मात्र भी ना है, अगर देखो जाए तो। ये बात कही थी हर्शल नाम के व्यक्ति ने। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं एडविन पी हब्बल साहब। इन्होंने बनाई थी दूरबीन। दूरबीन को उन्होंने आसमान में छोड़ करके देखा क्या दोस्तों, इन्होंने देखा कि जो ग्रह हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ग्रह एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा निष्कर्ष निकालो कि भाई ब्रह्मांड को तो विस्तार हो रहा है। तो उन्होंने एक परिकल्पना के सामने अगर देखा जाए तो उन्हें विस्तृत ब्रह्मांड की परिकल्पना ज्ञान देना चाहो दोस्तों कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ठीक है, तो जो एडविन पी हब्बल साहब हैं दोस्तों, इन्होंने ब्रह्मांड के विस्तारित रूप का जानकारी देने की कोशिश की। और यानी कह सकते हैं, तो इन्होंने क्या बताने की कोशिश की, जो हमारा ब्रह्मांड है वह विस्तार हो रहा है, यानी जो अंतरिक्ष है उसको विस्तार हो रहा है दोस्तों। ये बात किसने कही थी दोस्तों, पी हब्बल साहब ने की थी। ये कब की बात है दोस्तों, ये बात है 1925 के आसपास की बात है दोस्तों। यहाँ पे सन में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये एक्यूरेट चीज़ें नहीं होती हैं। क्योंकि इनके पीछे, क्योंकि एक दिन में तो नहीं हो जाता ना, इनके पीछे काफ़ी सारा समय लगता है इनको देखने वारने में। तो यही इसीलिए जो है सनों में मिस्टेक हो सकती है। क्योंकि आप कोई काम कर रहे हैं दोस्तों, आप एक दिन में नहीं हो पाता, उससे पीछे आपकी तैयारी बहुत होती है, काफ़ी समय से तैयारी करनी पड़ती है। तो इसलिए सनों में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ एक्यूरेट, बिल्कुल सही सनों के बारे में जानकारी दी जाए। तो दोस्तों, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने बात की थी आधुनिक सिद्धांत की। ठीक है, आधुनिक सिद्धांत की दोस्तों बात की थी। तो आधुनिक सिद्धांत में दोस्तों हमने कहा करो, तो उससे पहले आधुनिक सिद्धांत में हम पढ़ेंगे बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग कहाँ पढ़ेंगे दोस्तों, हम पढ़ेंगे बिग बैंग।
सिद्धांत। उससे पहले दोस्तों जो हब्बल साहब कहे गए, हब्बल साहब क्या कहे गए दोस्तों कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यानी ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर निष्कर्ष का निकालो है, बिग बैंग सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं दोस्तों ये हैं जॉर्ज लेमेंटर, ये हैं दोस्तों बेल्जियम के, और ये घटना लगभग 1927 के आसपास की है दोस्तों, 1927, क्योंकि ये घटना बहुत पीछे चल रही होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं 1925 के आसपास जो है, तो सालों लग ही जाते हैं। तो जब यहाँ से जो निष्कर्ष आया था हब्बल साहब का, इन्होंने कहा था कि जो ग्रह हैं उपग्रह वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इस बात का फ़ायदा उठाओ दोस्तों इनने, जॉर्ज लेमेंटर ने। ये दोस्तों की बात की जाए तो ये तो चर्च के एक पोप थे, पादरी थे, ये चर्च के पादरी। आप देख रहे हो यहाँ धार्मिक स्थान के लोग, धार्मिक पदाधिकारी हैं, वो भी इतने होशियार हैं, साइंस में अपनी जगह बना ले रहे हैं, ठीक है। और अपने यहाँ धर्म नेताओं को देखो, राजगुरुओं को देखो, नेता राजनीति में पड़े हुए हैं। तो दोस्तों इन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया हब्बल साहब का। हब्बल साहब का फ़ायदा क्या उठाया दोस्तों, हब्बल साहब क्या कही गए थे, हब्बल साहब कही गए थे जो ग्रह एक दूसरे दूर जा रहे हैं। इन्होंने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि जब एक दूसरे दूर जा रहे हैं, इनको अगर हम वापस ले आते हैं एक ही पॉइंट पर, तो ये कहीं ना कहीं पे मिल जाएंगे सभी आकर के एक ही पॉइंट पे। तो इन्होंने यही निष्कर्ष निकाला कि भाई देखो जब ये एक दूसरे दूर जा रहे हैं, आपने कहा सही है, तो जब एक दूसरे दूर जा रहे हैं इसका मतलब अगर इनको पीछे खींचकर हम लाएं तो काफ़ी समय पहले हो सकता है एक ही पॉइंट रहा होगा, यानी ये पहले एक अलग अलग ग्रह ना होकर के किसी एक ही पॉइंट पर सारे रहे होंगे, ठीक है। जिसको पॉइंट का नाम दिया इसमें आदिकालिक पॉइंट, आदिकालिक बिंदु, कहा कहो दोस्तों, आदिकालिक बिंदु इसका नाम दिया, आदिकालिक बिंदु इसका नाम दिया दोस्तों। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलरिटी पॉइंट, आदिकालिक बिंदु, एकाकी परमाणु भी कह देते हैं, एकाकी परमाणु, एकाकी परमाणु भी कह देते हैं। तो दोस्तों यहाँ से ही इसकी बिग बैंग कहानी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो बिग बैंग के बारे में किसने बताओ दोस्तों, ध्यान रखने, बेल्जियम के एक व्यक्ति हैं जॉर्ज लेमेंटर, जो कि वहाँ के चर्च के पादरी थे, पोप थे। 1927 की घटना है दोस्तों, 1927 की, ठीक है। इन्होंने क्या बताने की, जो एडविन पी हब्बल साहब बता गए कि तारे जो हैं ग्रह एक दूसरे दूर जा रहे हैं, इन्होंने कहा कि हम दूर तो नहीं जाने, हम इनको पकड़ के एक जगह पे खींच के लाते हैं। ये खींच के लाए, इन्होंने कह दिया ये तो सभी एक ही जगह पे मिल रहे थे, यानी इनका जो उत्पत्ति हुई वो एक ही घर से हुई है। जैसे कि कल मैंने एग्जांपल दो दोस्तों, आपके घर में मान लीजिए 10 मेंबर थे, जॉइंट फैमिली थी, अब जॉइंट फैमिली से बनन जा रही है न्यूक्लियर फैमिली, किसी कारणवश जॉइंट फैमिली में क्या हो गया, मनमुटाव हो गया, वो सभी लोग हो गए अलग, अब वो एक दूसरे दूर जा कर के रहने लगे अलग अलग गांव में। ये बताया किसी दूसरे ने कि वो तो लोग जो है एक दूसरे दूर जा रहे हैं, एक दूसरे के अलग अलग गांव में रह रहे हैं। तो दूसरा व्यक्ति आया जिसे पता नहीं था ये जॉइंट फैमिली में थे, उसने कहा करो दोस्तों, उसने कहा कि अच्छा, तो इनको हम पीछे पकड़ के लाते हैं, खींच के इनका बैकग्राउंड देखते हैं, इनको अगर सबको पकड़ के खींच के लाएँ तो किस फैमिली में मिलेंगे, तो उन्होंने बता दिया तो एक ही फैमिली में मिलेंगे। तो वही हिसाब से दोस्तों इन्होंने अनुमान लगाया कि जब एक दूसरे दूर जा रहे हैं तो उनको अगर खींच के लाते हैं तो देखा जाता है कि ये कहीं एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं, एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं, मतलब इस पॉइंट को नाम दे दिया सिंगुलरिटी पॉइंट, आदिकालिक पॉइंट, इसको एकाकी परमाणु भी कहते हैं दोस्तों। तो यहीं से सारी घटना स्टार्ट होगी बिग बैंग की। तो आप नोट करना चाहें तो जॉटिंग करते रहें भैया, ठीक है। आगे कहानी स्टार्ट करते हैं। आगे कहानी दोस्तों अभी यहीं से बढ़ेगी। ओके दोस्तों, अब हम आते हैं बिग बैंग सिद्धांत पर। तो देखा दोस्तों हमने, ये हो गया हमारा एक
आदिकालिक पॉइंट या एकाकी परमाणु। जो क्या होगा दोस्तों, एकाकी परमाणु। ठीक है। अब दोस्तों ये बहुत छोटा सा एक सूक्ष्म सा बिंदु था, सूक्ष्म बिंदु। क्योंकि आप देखेंगे अभी आप लोग न्यूक्लियर फैमिली में तो मान लीजिए इतना बड़ा आपने अपना घर ले लिया, लेकिन अगर देखा जाए तो सभी लोग ज्वाइंट फैमिली में थे तो हो सकता है इनका अगर बहुत छोटा था, इसी में सब लोग गुजारा करते थे, इसी में सब लोग गुजारा कर रहे हैं। लेकिन आप सब ने अपने अलग अलग तो बड़े बड़े बनाए ले, बन गए बड़े बड़े। तो भाई हिसाब से यहाँ तो जब सब मिले हुए थे तो एक ही पॉइंट था, एक ही बिंदु था। ठीक है। और यहाँ पर जब एक ही बिंदु तो दोस्तों कितना घन हो जाएगा, अगर इतने ही चीज़ इतने ही घर में सभी लोग आ जाएं तो कितना घना हो जाएगा घर, यानी इसका घनत्व तो बहुत अधिक हो जाएगा दोस्तों। घनत्व कितना हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा दोस्तों। लेकिन आप देख रहे हैं आयतन तो छोटा ही है, आयतन का मतलब ये इसका मतलब आकार। ठीक है। तो आयतन तो कम ही है दोस्तों, आयतन बहुत कम है। अब हुआ क्या दोस्तों, जिसमें ये हुआ है विस्फोट, इसमें हुआ है विस्फोट। ठीक है। जैसे आपकी जॉइंट फैमिली में किसी कारणवश कुछ घटनाएं रही होंगी जिसके कारण क्या हुआ, जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली बनने को तैयार होगी, तो उसमें कुछ कारण रहे होंगे। तो वही कारण यहाँ पर देखा जाए भैया, इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, लोगों के सहन की क्षमता जो है एक दूसरे को वो ज़्यादा हो गई होगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, घनत्व तो पहले से बहुत ज़्यादा, तो दूसरा इसमें हो सकता है प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है। ठीक है। तो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो गया, जिसके कारण क्या हुआ दोस्तों, इसमें हो गया अचानक से विस्फोट। क्या हुआ, विस्फोट। ठीक है। अब ये घटना दोस्तों है लगभग 13.7 या 13.8 अरब वर्ष पहले की है। ठीक है। 13.7 या 13.8 अरब वर्ष पहले की यह घटना है दोस्तों, जिसमें क्या हुआ कि एक एकाकी पॉइंट था, सूक्ष्म सा बिंदु था, इसका आयतन बहुत कम था, घनत्व तो बहुत ज़्यादा था। ठीक है। और जिसमें ताप आप तो बहुत ज़्यादा था, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई तो, जिसके कारण जमा हुई वो विस्फोट दोस्तों, और एक ऐसी संरचना बन गई जो आज हम देख रहे हैं, जहाँ तहाँ ग्रह मिल रहे हैं, उपग्रह मिल रहे हैं, ये सब ऐसी है। ये जो आज का ब्रह्मांड है वो इससे तैयार हुआ दोस्तों, ये ब्रह्मांड बन गया, इसमें ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्का पिंड हो गए, सारे सब इसी में आ गए। ठीक है। एक प्रकार से क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया यूनिवर्स। यूनिवर्स। अब दोस्तों यहाँ पे यूनिवर्स है, मिस यूनिवर्स मत समझ लियो। ठीक है। हाँ, क्योंकि यहाँ के बारे में जानते हैं तो सोच ही समझ सकता हो। यूनिवर्स जो क्या बन गया, यूनिवर्स। तो दोस्तों पता चल रहा है कैसे बना है, सूक्ष्म बिंदु था, इसमें हुआ महाविस्फोट। ठीक है। महाविस्फोट हुआ। अब महाविस्फोट में दोस्तों क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। जैसे अगर मैं ताली बजाऊं तो ताली बजाने से दोस्तों क्या निकली, साउंड। ताली बजाने से क्या निकली, साउंड। अब साउंड में क्या है दोस्तों, साउंड भी तो एक प्रकार की ऊर्जा है, साउंड का एक प्रकार की ऊर्जा है। तो दोस्तों आप आगे चल कर के पढ़ोगे, एक इक्वेशन आपने समीकरण पढ़ी होगी, E बराबर mc², E बराबर mc²। जहाँ समीकरण क्या होता है, तो जो ऊर्जा होता है वो द्रव्यमान और प्रकाश की चाल के स्क्वायर के वर्ग के बराबर होती, स्क्वायर के बराबर होती। मतलब ऊर्जा से क्या बन सकता है, ऊर्जा से बन सकता है दोस्तों मैटर, ऊर्जा से पदार्थ बन सकता है इस इक्वेशन के माध्यम से। तो यहाँ पे जो दोस्तों ये जो ग्रह बने हैं, उपग्रह बने हैं, तो ये पदार्थ से बने। पदार्थ कहाँ से आया, तो दोस्तों यहाँ से पदार्थ की परिकल्पना मिलेगी, साउंड, ऊर्जा, ऊर्जा चेंज हो गई होगी, ऊर्जा का कुछ भाग पदार्थ में चेंज हो गया। ठीक है। और वही पदार्थ से क्या बने, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह इत्यादि सब बने हैं दोस्तों। ठीक है। तो आप नोट कर सकते हैं अगर नोट करना चाहें।
ओके दोस्तों, बढ़ें आगे। चलो, तो इस प्रकार क्या निर्माण हुआ, ब्रह्मांड बना है दोस्तों, यूनिवर्स बना है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों ये दो टर्म आते हैं, एक डार्क मैटर आता है, डार्क मैटर। ठीक है, डार्क मैटर आता है। डार्क मैटर जो दिखाई नहीं देता है, उसका जो भाग है वो 96% भाग यहाँ पर है, जो दिखाई हमें नहीं देता है। क्योंकि हमें क्या दिखेगा, हमें तो अपने ऊपर का अपने सामने ही दिखेगा ना। लेकिन कहा ना, हमारी दुनिया यहीं तक तो सीमित ना है ना, दुनिया तो बहुत बड़ी है। तो हम जो कुछ देख नहीं सकते, जैसे आप अभी देखो जहाँ पर रह रहे हो आप, वहाँ कितना देख सकते हो, एक बहुत छोटा सा एरिया, लेकिन दुनिया तो दोस्तों बहुत बड़ी है। फिर भी तो यहाँ पर हम जो देख सकते हैं वो केवल 4%। सो किसके द्वारा, दूरबीन वगैरह इत्यादि के द्वारा, अपनी आँखों से भी केवल 4% भाग दोस्तों हम देख सकते हैं। बाकी 90%, 96%, 96% जो ना देख सकते हैं उसी को हम डार्क मैटर बोल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये घटना है, आप दोनों पॉइंट नोट कर लो। मिटा दें दोस्तों, चलो। तो इस प्रकार दोस्तों हमने कहा, देखो हमने देखो कि जब विस्फोट हो तो विस्फोट से ही क्या बनेगो, विस्फोट से ही बनेगो भाई आकाश गंगाएं। ठीक है, आकाश गंगाएं बनी यानी तारे बने, ग्रह बने। ठीक है, इस प्रकार सारी चीज़ें बन गई। कैसे बनी, तो महाविस्फोट से ये सारी चीज़ें बनी हैं दोस्तों। जिसमें हमने क्या क्या देखा, क्या क्या बना है, तो भाई आकाश गंगाएं यानी हमारा आकाश, यानी सबसे पहले तो पूरा है क्या, ये तो सब पूरा यूनिवर्स ही तो है, ब्रह्मांड ही है ये सब यूनिवर्स। यानी यूनिवर्स तो बना, यूनिवर्स में क्या बना, आकाश गंगाएं हैं, तारे हैं, ग्रह, ये सभी बने हैं यूनिवर्स में दोस्तों। ठीक है, तो इसमें विस्फोट कब हुआ दोस्तों, ये ध्यान रखना, 13.7 या 13.8 अरब वर्ष पहले बनो है। ठीक, और ये पॉइंट लगभग कब रहा, पॉइंट की उत्पत्ति लगभग ऐसा कहा जाता है लगभग 15 अरब वर्ष पहले पॉइंट रहा होगा। अरब वर्ष पहले से ये पॉइंट मौजूद है, यानी पॉइंट जो है लगभग, ये पॉइंट कब बना होगा, ये लगभग 15 अरब वर्ष पहले की बात रही होगी। उसके बाद ये सहन करते 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 लगभग 13.7 या 13 अरब वर्ष पहले इसमें महाविस्फोट हुआ दोस्तों। महाविस्फोट से इसने यूनिवर्स को निर्माण करो। यूनिवर्स में हमारी आती हैं आकाश गंगाएं, तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, ये सभी चीज़ें दोस्तों आ जाती हैं। हम भी तो इसी में आते हैं दोस्तों। तो ये घटना है बिग बैंग की। ठीक है, ये घटना है बिग बैंग की, जिसने किसका निर्माण किया है दोस्तों, आज का जो हम सौरमंडल, आज का जो हम ब्रह्मांड देख रहे हैं, अंतरिक्ष देख रहे हैं, उसका निर्माण किया है इस बिग बैंग। और ये सर्वाधिक मान्य भी है दोस्तों, सर्वाधिक मान्य। तो दोस्तों विज्ञान में इस तरह से फ़ायदा उठाया जाता है दूसरे लोगों की बातों का। तो इन्होंने देखा क्या फ़ायदा उठाया, हब्बल साहब की बात का फ़ायदा उठाया। हब्बल साहब तो बता गए कि भाई ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा हम इसके बैकग्राउंड में जाकर के देखते हैं, इनको विस्तार हो रहा हो तो हम इनको पीछे खींची लाओ, तो कहीं एक जगह पर रहे होंगे। उस एक जगह से हमने इनकी उत्पत्ति बता दी, कैसे उत्पत्ति हुई। तो ये घटना है दोस्तों बिग बैंग की। तो बिग बैंग सिद्धांत दोस्तों किसने दिया, जॉर्ज लेमेंटर नाम के व्यक्ति थे। 1927 के आसपास की घटना है ये। ठीक है, बेल्जियम के व्यक्ति थे, चर्च के एक पादरी या पोप थे। इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे हम बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। यही आधुनिक सिद्धांत है, सर्वाधिक मान्य सिद्धांत भी है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इससे जुड़ा एक शब्द के बारे में जानेंगे। शब्द क्या है दोस्तों, वो है गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग। शब्द है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग।
क्या होता है गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग दोस्तों? इसकी बात करें तो दोस्तों होता है, आपने एक शब्द सुना होगा क्लस्टर। क्लस्टर क्या है दोस्तों? ये तीन आकाश गंगाओं का लगभग समूह होता है। तीन आकाश गंगाओं का समूह होता है, यानी ग्रुप होता है। ठीक है, जैसे आजकल मीटिंग लग जाती ना, कई लोग इकट्ठे हो जाते, ग्रुप बन जाते, वैसे ही तो क्लस्टर बोलते हैं तीन आकाश गंगाओं का समूह। तीन या तीन से अधिक भी हो सकती हैं। तो होता क्या है दोस्तों, ये जो आकाश गंगा का क्लस्टर होता है, क्लस्टर, ये अपने से पीछे काफ़ी दूर की आकाश गंगाएं, काफ़ी दूर की जो आकाश गंगाएं हैं, उनसे आने वाले प्रकाश को दोस्तों ये मोड़ देता है, विकृत कर देता है। ठीक है, यानी जो हमारा क्लस्टर होता है वो अपने से दूर की आकाश गंगाओं के द्वारा जो प्रकाश आ रहा है, जो प्रकाश आ रहा है दोस्तों, उसको क्या कर देते हैं, उसको मोड़ देता है, उसको विकृत कर देता है। मान लीजिए आकाश गंगा यहाँ पर थी दोस्तों, क्लस्टर ये हमारा यहाँ पे था, या इधर दूर से कहीं से प्रकाश आ रहा था, ऐसे करके ऐसे प्रकाश आ रहा था, तो ये वाला क्लस्टर क्या करता है, इसको मोड़ देता है, ऐसे विकृत कर देता है ये प्रकाश को। तो इस घटना को हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग। तो क्या कहते हैं दोस्तों, जा घटना कहते हैं गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग। क्या है घटना? जो क्लस्टर होता है वो अपने से दूर से आ रही आकाशगंगाओं के प्रकाश को मोड़ देता है। ठीक है, ऐसे एक क्लस्टर है हमारा, अब इधर से आकाशगंगा से प्रकाश आ रहा था, लेकिन जैसे ही इसमें टकराए तो ये मोड़ देता है, इसको विकृत कर देता है, अपने मार्ग से विचलित कर देता है। तो इस घटना को हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग। दोस्तों समझ में आया गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग क्या होती है? क्लस्टर के द्वारा दूर से आने वाली आकाशगंगाओं के प्रकाश को मोड़ देना, विकृत कर देना, क्या होता है गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग। नोट कर सकते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, अब बढ़े हैं आगे, इसको मिटाना है। अब आगे क्या पढ़ेंगे, थोड़ा रिसर्च पढ़ लेते हैं, किसने क्या बताया है, कौन ने क्या कही, उसकी जानकारी अब यहाँ पर हम देखते हैं। तो दोस्तों एक भौतिक वैज्ञानिक थे, भौतिकी वैज्ञानिक, जिनको नाम तो दोस्तों स्टीफन हॉकिंग। आपने देखो वो व्हील चेयर पर बैठे रहते, इनको शरीर ना काम करे तो दिमाग काम करो, तो खाली कंप्यूटर सिस्टम था इनकी, व्हील चेयर पर दिमाग से ही सारा काम होता था इनका। तो इनकी अब मृत्यु भी हो गई है। तो इन्होंने कहा था, अपनी एक बुक लिखी थी, एन ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इन्होंने जो नाम की एक पुस्तक लिखी दोस्तों, एंड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें इन्होंने कहा था कि जो आज का हमारा यूनिवर्स है, आज का ये ब्रह्मांड है, वो लगभग 15 वर्ष पहले, 15 अरब वर्ष पहले, 15 वर्ष कहाँ हुई, 15 अरब वर्ष पहले कि एक मटर के दाने के समान रहा होगा, मटर के दाने के समान रहा होगा। यानी जिस अभी हमने सिंगुलरिटी की बात करी दोस्तों, एक जो आदिकालिक पॉइंट की बात करी, एक काकी परमाणु की बात करी, वही बात हो रही है यहाँ पर। इन्होंने किताब में लिखा है कि लगभग आज से 15 अरब वर्ष पहले जो सिंगुलरिटी पॉइंट थो, जो आदिकालिक पॉइंट थो,
वो लगभग एक मटर के दाने के समान रहो है, क्योंकि हमने पीछे भी बताओ है कि जो सिंगुलरिटी पॉइंट है उसको घनत्व बहुत अधिक तो, लेकिन आयतन कम। तो आयतन कम को मतलब वो एक सूक्ष्म बिंदु तो इन्होंने वही बताओ है कि जो सूक्ष्म बिंदु तो वो लगभग एक मटर के दाने के समान। तो ये इन्होंने कहा था अपनी इस बुक में। तो ये पूछ लिया जा सकता है दोस्तों कि कौन सी किताब में स्टीफन हॉकिंग, या कौन, मतलब ऐसे कर सकते हैं कि कौन सी किताब में ये कहा गया है कि लगभग 15 अरब वर्ष पहले जो हमारा एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति का एक जो सिंगुलरिटी पॉइंट था वो एक मटर के दाने के समान था। तो दोस्तों आंसर होना चाहिए एन ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बुक। या ऐसे भी पूछ लो जा सकते हैं दोस्तों कि एन ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसकी बुक है। तो आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों स्टीफन हॉकिंग जो एक फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो ये इनकी बात हो गई। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपनी आकाशगंगा पर। फिर हम देखेंगे दोस्तों तारे कैसे बने। बहुत ही अच्छी सी घटना से समझाएंगे आपको कि तारे कैसे बनते हैं, ग्रह कैसे बनते हैं, आकाशगंगा क्या है दोस्तों। तो इसको आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। आप तो वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, तो अब तो टाइम ना बढ़ा मैं दोस्तों। अब हमारा टॉपिक आएगा आकाश गंगाएँ। कि भाई जो आकाश गंगाएँ हैं वो क्या हैं, आकाश गंगाएँ क्या हैं। व्हाट इज गैलेक्सी। भाई सैमसंग गैलेक्सी की बात ना हो रही है यहाँ पे, वरना आप अपना मोबाइल निकाल लो, यही है आकाश गंगा। नहीं, यहाँ पे केवल गैलेक्सी की बात हो रही है, सैमसंग गैलेक्सी की बात ना हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों गैलेक्सी क्या है। गैलेक्सी है तारों का समूह, तारों का समूह। अब कैसे तारे उस लिख दें, असंख्य तारों का समूह, असंख्य तारों का समूह है गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है दोस्तों, असंख्य तारों का समूह है गैलेक्सी, जिसमें कहा जाता है एक गैलेक्सी, जैसे हमारा जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में लगभग 10 की पावर 12 गैलेक्सी हैं, आकाश गंगाएँ। ठीक है, और प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 10 की पावर ही स्टार्स हैं, तारे हैं। ये कहा जाता है, जो सिद्धांत आते हैं आकाशगंगा से संबंधित या कहीं भी, उसमें कहा जाता है कि जो आकाशगंगाएँ हैं वो असंख्य तारों का समूह है दोस्तों। और असंख्य तारों के समूह का मतलब है कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें लगभग 10 की पावर 12 तो आकाशगंगाएँ हैं, और प्रत्येक आकाशगंगा में 10 की पावर 12 तारे भी हैं। लगभग 100 अरब भी कह सकते हैं तारे हैं। ठीक है, तो ये घटना है। उससे पहले अब हम बात करते हैं आकाशगंगाएँ कैसी होती हैं। तो दोस्तों बात करें आकाशगंगाएँ कैसी होती हैं। ठीक है, किस प्रकार से ये आकाशगंगा, इनका जो केंद्र होता है ये उभार होता है, केंद्र में उभार होता है। ठीक है, आकाशगंगाओं के टाइप की भी दोस्तों हम बात करेंगे। तो यहाँ केंद्र में उभार होता है, ये होती हैं इनकी भुजाएं, कह सकते हैं जो ऑर्बिट आपको दिख रही हैं। इसमें आज तारे घूमते हैं, यहाँ मूव करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेंटर होता है यहाँ पे तारे बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो केंद्र में सर्वाधिक तारे होते हैं दोस्तों, इसके केंद्र में सर्वाधिक तारे होते हैं, प्लस इसका जो केंद्र होता है वो उभार वाला होता है, यानी उठा हुआ होता है। केंद्र जो होता है वो उभार वाला होता है, थोड़ा उठा हुआ होता है। बाकी जो होते हैं इनसे नीचे होते हैं, जिससे क्या होता है इसमें गुरुत्वाकर्षण बन जाता है, इसके चारों ओर ये घूमते रहते हैं दोस्तों। तो इनका केंद्र होता है उभार वाला, ये दोस्तों केंद्र उभार वाला है। ठीक है, इसको हम ऐसे बना दें,
केंद्र जो है उभार वाला होता है। इसमें केंद्र में बहुत ज़्यादा तारे होते हैं और बाकी रहो इसकी भुजाएं, जहाँ जो तारे होते हैं वो घूमते हैं इसके चारों ओर, ठीक है। तो केंद्र में सर्वाधिक तारे होते हैं, यानी केंद्र उभार वाला होता है। और भुजाओं में यहाँ पर भी असंख्य तारे होते हैं दोस्तों, असंख्य तारे होते हैं जो कि घूमते रहते हैं, इस आकाशगंगा के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इसके केंद्र की ओर, केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सेंटर की चारों चक्कर। दोस्तों ये भुजाएं नहीं, एक प्रकार से जब ये तारे घूमते हैं तो इनकी ऑर्बिट बन जाती हैं, इनकी कक्षाएं बन जाती हैं, उन्हीं कक्षाओं को हम इनकी भुजाएं कह देते हैं। तो ये होती हैं आकाशगंगा, नोट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो आकाशगंगा है वो क्या असंख्य तारों का समूह, यानी विशाल तारों का, विशाल संख्या में तारों का समूह है, ठीक है। असंख्य तारों का समूह यानी विशाल संख्या में तारों का समूह या विशाल समूह। आकाशगंगा तारों का एक विशाल समूह ऐसे भी कह सकते हैं, तारों का एक विशाल समूह है, ठीक है। तारों का एक विशाल समूह होता है जिसे आकाशगंगा कहते हैं। हमारे ब्रह्मांड में लगभग 10 की पावर 12 आकाशगंगाएँ पाई जाती हैं और प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 10 की पावर 12 ही तारे पाए जाते हैं। और जो आकाशगंगाएँ होती हैं उनका केंद्रीय उभार होता है, केंद्र में उभार होता है, थोड़ी उठी हुई होती हैं, ठीक है। इनकी जो भुजाएं होती हैं वो घूर्णनशील होती हैं। घूर्णनशील का मतलब है इसमें जो तारे होते हैं वो घूमते रहते हैं, इसीलिए इनकी ऑर्बिट बन जाती हैं। ऑर्बिट को कह देते हैं भुजाएं और भुजाओं को कह देते हैं यहाँ पे घूर्णनशील, क्योंकि वहाँ पे तारे घूमते रहते हैं तो ऐसा लगता है कि ये घूम रही हूँ इनकी चारों ओर जो आप भुजाएं। केंद्र में सर्वाधिक तारे दोस्तों होते हैं, इसीलिए केंद्रीय तारों का केंद्र जो होता है केंद्र में बहुत अधिक होता है। भुजाओं में असंख्य तारे होते हैं, वो इसके चारों ओर घूमते रहते हैं और ये गुरुत्वाकर्षण के द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, क्योंकि इस केंद्र में इतना ज़्यादा सकेंद्र है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर खींचने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे केंद्र में इतने ज़्यादा तारे हो गए हैं, यहाँ पे ब्लैक होल भी होंगे। ब्लैक होल क्या क्रिएट करता है, गुरुत्वाकर्षण क्रिएट करता है दोस्तों। तो केंद्र में जब ज़्यादा तारे हो गए यानी केंद्र में दोस्तों हो गए ज़्यादा वजन, क्योंकि तारों का भार भी तो बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। तो आप देखेंगे ये एक रुमाल है, इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। ये एक रुमाल है, ठीक है। अब इसमें बीच में अगर बहुत ज़्यादा वजन रख दिया जाए तो इसमें झोल आ जाएगा दोस्तों, लोच आ जाएगा। तो कैसा हो जाएगा, इसको ऐसे बना सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तारे भरे हुए हैं, इसमें आ गया दोस्तों लोच। ये जो नीचे ये था, जो हमारा रुमाल था, इसमें जो बीच में कोई वजन डाल दिया तो नीचे झुक गया, नीचे झुक गया यानी ऐसे। तो यहाँ पे अब जो ऑर्बिट बनेगी, ऑर्बिट बनेगी, अब जो यहाँ पे आसपास होंगे और तारे वो इसकी ओर आने की कोशिश करेंगे दोस्तों, इसकी ओर आने की कोशिश करेंगे। लेकिन आएंगे क्यों नहीं, क्योंकि जब कोई भी पिंड गति करता है दोस्तों तो उस पर एक लगता है अपकेंद्रीय बल, ठीक है। कौन सा बल, अपकेंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, बल लगता है, अपकेंद्रीय बल लगता है। अपकेंद्रीय बल दोस्तों क्या करता है, अपकेंद्रीय बल किसी भी वस्तु जो घूम रही उसको बाहर की ओर खींचता है, बाहर की ओर ढकेलता है। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, उसको अंदर की ओर खींचता है, ठीक है। दोनों बल एक दूसरे से बराबर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आगे से आपने पढ़ा होगा न्यूटन का नियम, तृतीय नियम पढ़ोगे, क्रिया प्रतिक्रिया की नियम। जितनी एक्शन होती है उतनी ही विपरीत दिशा में रिएक्शन भी होती है। तो वही है यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वजन हो जाने के कारण झोल आ गई जो इसको बाकी तारों को अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन बाकी तारे जो क्या करते हैं वो मूव करते हैं, घूम रहे हैं, जिसके कारण उसमें अपकेंद्रीय बल लगता है और अपकेंद्रीय बल उनको बाहर की ओर ले जाना चाहता है, जिससे दोनों बल बैलेंस हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं और वो अपनी ऑर्बिट में घूमता रहता है। तो ये घटना है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण की। उम्मीद करता हूँ गुरुत्वाकर्षण भी आपको समझ में आया होगा कैसे बनता है। तो गुरुत्वाकर्षण कुछ है नहीं दोस्तों, बस यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा सकेंद्र होता है तो वहाँ पे खींचने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी लोच आ जाती है।
तो ये घटना है दोस्तों। आगे अब हम बात करेंगे आकाशगंगाओं के प्रकार की दोस्तों, कितने प्रकार की आकाशगंगाएं होती हैं। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा शायद, आकाशगंगाएं होती हैं 3 प्रकार की। कितनी प्रकार की होते हैं आकाशगंगाएं दोस्तों? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? सर्पिलाकार आकाशगंगा, दीर्घवृत्ताकार और अनियमिताकार। तो दोस्तों क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ गैलेक्सी कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार में कौन कौन सी होती हैं? सर्पिलाकार, स्पाइरल बोल देंगे, ठीक है। दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार में क्या कर देंगे? एलिप्टिकल बोल देंगे, एलिप्टिकल। और एक अनियमिताकार होती है, अनियमिताकार, इसको इर्रेगुलर बोल देते हैं, ठीक है। जे कैसी होएगी दोस्तों? जे होएगी ऐसी, इस प्रकार से होती है सर्पिलाकार। इलेप्टिकल दोस्तों ऐसी होती है। अनियमिताकार इसका कोई भी आकार हो सकता है, अनियमिताकार है, कुछ भी आकार हो। तो जैसे आप अमीबा मान लीजिए, अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, बायोलॉजी में पढ़ा होगा। ये 3 टाइप होते हैं आकाशगंगा। तो सर्पिलाकार होती है दोस्तों, वो इस प्रकार से होती है सर्पिलाकार, जैसे आपके पंखे के पर हो जाते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से स्पाइरल बोल देते हैं। दीर्घवृत्ताकार इस प्रकार से होती है, जैसे पृथ्वी की ऑर्बिट है, पृथ्वी की ऑर्बिट। और अनियमिताकार इसका कोई आकार ना है दोस्तों, ठीक है। तो आगे के लेक्चर में अब हम इन पर आएंगे दोस्तों कि हमारी जो आकाशगंगा है उसको नाम क्या है। तो जैसे कि आप जानते होंगे हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है दोस्तों? दुग्ध मेखला, मिल्की वे। तो दोस्तों आखिर जाकर मिल्की वे क्यों कहते हैं, ठीक है, दुग्ध मेखला क्यों कहते हैं, उसकी भी बात हम करेंगे आगे में। क्योंकि ये आसमान में एक सफ़ेद पट्टी के रूप में दिखाई देती है, सफ़ेद पट्टी के रूप में दिखाई देती है ऐसे, ठीक है। सफ़ेद पट्टी यानी एक ये भी कह सकते हैं कि आसमान में एक सफ़ेद नदी की जगह बहती, मतलब उसकी तरह बहती दिखती है, इसलिए इसको मिल्की वे कहते हैं। तो इसकी बात करेंगे दोस्तों। आज का लेक्चर हो जाएगा लंबा, इसलिए इसमें आप आगे हम कुछ डिस्कस करेंगे नहीं। उम्मीद करता हूँ आज हमने जितना भी दोस्तों बताया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप कमेंट करके भी बताइएगा। और प्लीज़ आपने हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो, ताकि उन्हें भी ऐसी वीडियो मिले और वो भी कुछ सीख सकें, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात से सेटिस्फाई होंगे, संतुष्ट होंगे। आज के आगे की कहानी दोस्तों अब हम लेकर आते हैं अपने कल के एपिसोड में। आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।